साथियों, रीट परीक्षा में संस्कृत शिक्षण विद्या बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। साथियों, रीट में लेवल 1 के विद्यार्थी हो या लेवल 2 के विद्यार्थी हो, यहाँ पर जो संस्कृत शिक्षण विद्या है उसके लगभग 10 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। साथियों, पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन बनाए हैं और आज हम 21 से हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है साथियों, यहाँ पर ये इसमें 30 प्रश्नों की क्लास रहने वाली। साथियों, आप अंत तक जरूर देखिए, आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा। शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से और हमारा पहला प्रश्न है साथियों, वाचन शिक्षणस्य सर्वोत्तमा पद्धति का, यानी वाचन शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, ये आपको मैं बतानी है। ठीक है, वर्तनी अभ्यास, कार्यात्मक, लेखन या सर्वे, यानी वाचन शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। ठीक है, तो आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों ये वाला, कार्य गत्या समन्वयम, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर। वाक्य में भी हम देख सकते हैं वाचन शिक्षण की जो सर्वोत्तम पद्धति है वो कार्य गति में समन्वय कहलाती है। अगला सवाल है हमारा 22वां, व्याकरण शिक्षण से विधि नास्ति, यानी कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है, यानी व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। आगमन विधि, आगमन निगमन विधि, ठीक है, संश्लेषण विधि या विश्लेषणात्मक विधि। ठीक है, देखो यहाँ पर जो विश्लेषण विधि है ना, ये व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है, ये भी व्याकरण शिक्षण की है, आगमन भी व्याकरण की है और संश्लेषण भी व्याकरण की शिक्षण विधियां है। तो इसके वाक्य देख लेते हैं। विश्लेषण विधि व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है, अपितु निगमन विधि, आगमन विधि और संश्लेषण विधि है वो की व्याकरण शिक्षण की विधियां रहती है। तो यहाँ पर सही जवाब आपका ये चौथा ऑप्शन रहेगा, बिल्कुल सही जवाब। 23वां क्वेश्चन है साथियों, गद्य शिक्षण से विधि रस्ती, यानी गद्य शिक्षण की विधि है। यहाँ पर गद्य शिक्षण की विधि हमें बतानी है। आगमन विधि, उद्बोधनम, सूत्र विधि, निगमनम विधि। ठीक है, कौन सी विधि है जो गद्य शिक्षण की विधि है, तो यहाँ पर उद्बोधनम जो विधि है ये गद्य शिक्षण की विधि है। बाकी अन्य जो 3 विधियां है ये व्याकरण शिक्षण की विधियां है। आपको संस्कृत शिक्षण विधियों में थोड़ा सा ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर ये हिंदी जैसी ही शिक्षण विधियां है, बस थोड़ा अंतर हो सकता है, कुछ नामों में अंतर है, बाकी सेम ही यहाँ पे। तो ये गद्य शिक्षण की विधि है उद्बोधन विधि, बाकी ये जो 3 विधियां है ये आपके व्याकरण शिक्षण की रहेगी साथियों। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर 24 नंबर सवाल है साथियों, पद शिक्षण से विधि रस्ती, यानी पद शिक्षण की विधि कौन सी है। ठीक है, तो गद्य शिक्षण आ गया, कविता शिक्षण आ गया, पद शिक्षण, पद शिक्षण ही कविता शिक्षण होता है, उसमें कौन सी विधि है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए व्याख्या विधि, प्रवर्चना विधि, तुलनात्मक विधि या अन्वय विधि। तो यहाँ पर जो पद शिक्षण की विधि है साथियों ये अन्वय विधि है। आपका चौथा सवाल बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है 25वां सवाल है साथियों, विश्लेषणात्मक विधेय एका विधि रस्ती, यानी ये कह रहा है विश्लेषण विधि के अंतर्गत कौन सी विधि आती है। तो यहाँ पर विश्लेषण विधि के अंतर्गत देखो अनुकरण विधि, साहचर्य विधि, संयुक्त विधि या आगमन विधि। तो यहाँ पर विश्लेषण विधि के अंतर्गत जो विधि आती है वो आपकी संयुक्त विधि आती है साथियों। तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। साथियों, ये वीडियो रीट की परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। आज आपके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं साथियों और जल्द ही आपका 27 और 28 को पेपर भी होने वाला है। यहाँ पर इसकी वाक्य देख लेते हैं। विश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत आपकी संयुक्त विधि आती है, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है संस्कृत शिक्षण विधि का। अगला सवाल है साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सहयोग विधेय केने नामना ज्ञाति, यानी कह रहा है कि सहयोग विधि को और किस नाम से भी जाना जाता है, यानी सहयोग विधि को और किस नाम से जाना जाता है। आगमन विधि, निगमन विधि, साहचर्य विधि या प्रायण विधि। तो यहाँ पर आगमन विधि का जो दूसरा नाम है वो आपका है साहचर्य विधि साथियों। तीसरा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। सहयोग विधि का दूसरा नाम ही क्या है, साहचर्य विधि है, ये आपको याद रखना साथियों। यहाँ पर हिंदी शिक्षण में ऐसी सहयोग विधि का नाम नहीं, लेकिन यहाँ पे सहयोग विधि को हम क्या कहते हैं, साहचर्य विधि के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है साथियों, पूर्णात अंश से प्रति विधि रस्ती, यानी कह रहा है कि पूर्ण से अंश की ओर चलने वाली विधि कौन सी है, पूर्ण से लेकर अंश की ओर चलने वाली विधि कौन सी है। आगमना विधि, संयुक्ता विधि, निगमना विधि या विश्लेषण विधि। तो यहाँ पर जो विधि है पूर्ण से अंश की ओर चलने वाली विधि है वो आपकी साथियों विश्लेषण विधि है। चौथा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। पूर्ण से अंश की ओर ले जाने विधि आपकी है विश्लेषण विधि, बिल्कुल चौथा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर लिखा है अज्ञातद ज्ञातनम प्रति कस्मिने विधि वर्तते। ठीक है, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलने वाली विधि किसे कहेंगे। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर जो विधि चलती है साथियों वो आपकी होती है निगमन विधि। कौन सी विधि है, निगमन। और आगमन विधि क्या होती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। लेकिन ये जो निगमन विधि है साथियों ये अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। क्या चलती है, अज्ञात से आपकी क्या चलती है साथियों, ज्ञात तक चलती है। ठीक है, और निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर भी चलते हैं। ये इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर लिखा है नाटक शिक्षण से प्रमुख विधि अस्ति, यानी कह रहा है कि नाटक शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है। तो कक्षा विनय विधि, व्याख्या विधि, आदर्श विनय विधि या सर्वे दो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब जो रहेगा साथियों
इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों, ये रहेगी आदर्श अभिनय विधि। ये नाटक शिक्षण की प्रमुख विधि के अंतर्गत आती है। तो आदर्श अभिनय विधि ये आपके नाटक शिक्षण की प्रमुख विधि रहेगी साथियों। ये वेरी वेरी मोस्ट सवाल भी रहेगा साथियों। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे, व्याकरण शिक्षण से सर्वाधिक उपयुक्त विधि मन्यते, यानी व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि किसे माना जाता है। ठीक है, व्याकरण शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि किसे माना जाता है। पाठ्य पुस्तक विधि, आगमन निगमन विधि, अनुवाद विधि या मौखिक विधि। ठीक है, तो व्याकरण शिक्षण की जो सर्वाधिक उपयुक्त विधि है वो आपकी मानी जाती है साथियों आगमन निगमन विधि। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल आपका तीसरा वाला जवाब बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पे लिखा है पद शिक्षण से विधि रस्ति शिक्षण, यानी कह रहा है कि पद शिक्षण से किस विधि का शिक्षण कराया जा सकता है, यानी पद शिक्षण में किस विधि के माध्यम से हम शिक्षण करवा सकते हैं। वाक्य प्रयोग, गहन पठनम, भाष्य विधि या अनुलेखनम व्याख्या। ठीक है, तो यहाँ पर जो पद शिक्षण की विधि है वो आपकी रहेगी भाष्य विधि। कौन सी रहेगी साथियों, भाष्य विधि। और भाष्य विधि का जो दूसरा नाम कौन सा है साथियों, व्यास। भाष्य विधि का दूसरा नाम क्या है, व्यास विधि है। यानी भाष्य या जो व्यास विधि है वो पद शिक्षण की क्या है, विधि है। और ये तुलना और समीक्षा विधि का क्या है, एकीकृत रूप है। तुलना और जो समीक्षा विधि है उसका क्या है, एकीकृत रूप है। तो यहाँ पर भाष्य विधि और व्यास विधि साथियों एक ही है, आपको ध्यान रखना है। और इसमें कह रहा है कि पद शिक्षण की विधि है। ठीक है, तो पद शिक्षण की कौन सी विधि है, भाष्य विधि। आपका तीसरा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर लिखा है, सवाल है दंडान्वय विदो दंडे काश्य सूचक, यानी ये कह रहा है दंडान्वय विधि में, यानी जो दंड है, दंडान्वय विधि में जो दंड शब्द है वो किसका सूचक है, किसका सूचक है। शब्द से का, अर्थ का, लघुडेश्य का या वाक्यस्य का। ठीक है, तो दंडान्वय विधि के अंदर जो दंड है ना वो किसका सूचक है, तो वो आपके वाक्य का सूचक होता है साथियों। किसका होता है, वाक्य का। ये वाला बिल्कुल सही जवाब रहेगा। साथ ही हम वाक्य देख लेते हैं। दंडान्वय विधि पद शिक्षण की विधि है। दंडान्वय विधि क्या है, पद शिक्षण की विधि है। इसमें दंड वाक्य का प्रतीक होता है। क्या होता है, दंड किसका प्रतीक है साथियों, वाक्य का प्रतीक होता है। और ये विधि व्याकरण पर क्या होती है, आधारित होती है। तो आपका चौथा बिल्कुल सही जवाब इसमें रहेगा। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पे लिखा है अनुवाद शिक्षण उद्देश्य मस्ती, यानी कह रहा है कि अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य है। ठीक है, छात्रेषु संस्कृत लेखन से योग्यतानुपदम, यानी छात्रों की संस्कृत लेखन की योग्यता प्राप्त होती है। छात्राणाम शब्द भंडार से अभिवर्धनम, यानी छात्रों के शब्द भंडार में अभिवृद्धि होती है। शब्द कोश से वृद्धि भवती, यानी शब्द कोश में भी वृद्धि होती है। या सर्वमपि, तो यहाँ पर ये तीनों ही साथियों देखो, लेखन योग्यता भी आती है, शब्द भंडार वृद्धि भी होती है, शब्दकोश की वृद्धि भी होती है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी के सर्वमपि शब्द आपका लेता है। ठीक है, यहाँ पर साथियों वाक्य की बात कर लेते हैं। अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य संस्कृत में संस्कृत लेखन की योग्यता, शब्द भंडार में वृद्धि और शब्दकोश में वृद्धि, इन तीनों में क्या होता है, ये बिल्कुल उपयोगी रहती है साथियों। ठीक है, अगले सवाल की बात करेंगे साथियों। 34वां सवाल है हमारा, इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्न लिखितेषु पठन शिक्षण से विधि का नास्ति, यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में से पठन शिक्षण की विधि नहीं है। यानी पठन शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है। ठीक है, चित्र विधि, अनुकरण विधि, वर्णोच्चारण विधि या प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, तो यहाँ पर देखो साथियों, पठन में क्या होता है, हमें श्रवण कौशल का विकास होता है साथियों। और पठन कौशल की जो विधि है वो आपकी है प्रश्नोत्तर विधि। कौन सी विधि साथियों, प्रश्नोत्तर विधि नहीं है। ये पूछा आपको, नास्ति पूछा है, नहीं पूछा साथियों। क्या पूछा साथियों, नहीं, ये पठन शिक्षण की विधि नहीं है। तो प्रश्नोत्तर विधि है ना, ये पठन शिक्षण की विधि नहीं है। बाकी चित्र विधि है, अनुकरण विधि है या वर्णोच्चारण, ये तीनों क्या है, पठन शिक्षण की विधियां है। यहाँ पे नास्ति पूछा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना साथियों। नास्ति और अस्ति, अस्ति का मतलब तो है और नास्ति का मतलब नहीं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था। हमने यहाँ पे प्रश्न में पूछा है नास्ति नहीं है, जो कि प्रश्नोत्तर विधि क्या है, ये श्रवण कौशल की विधि, ये पठन कौशल की विधि नहीं है, श्रवण कौशल की विधि है। तो आपका चौथा बिल्कुल सही जवाब रहेगा इसमें। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर 35 नंबर जो हमारा सवाल है साथियों, इसमें लिखा है निम्नलिखितेषु अनुवादस्य रूपे नास्ति, यानी निम्नलिखित में से अनुवाद का रूप नहीं है। देखो यहाँ पे नास्ति आ गया साहब, नहीं, नास्ति का मतलब क्या होता है साथियों, नहीं, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना साथियों। अनुवाद का रूप नहीं है, अक्षरस्य अनुवाद, छायानुवाद, से ग्रंथानुवाद या तथ्यानुवाद। देखो यहाँ पर अनुवाद का जो रूप होता है ना वो होता है अक्षरस्य अनुवाद, ये होता है, छायानुवाद होता है, से ग्रंथ अनुवाद होता है। बाकी तथ्यानुवाद इसमें क्या होता है, अनुवाद अनुवादिश का रूप नहीं होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे चौथा जवाब रहेगा। और हम यहाँ पे देख लेते हैं साथियों, अनुवाद 3 प्रकार का होता है। पहला अक्षरस्य तथ्यानुवाद और यहाँ पर साथियों छायानुवाद। तो साथियों यहाँ पे ये मैंने थोड़ा गलत बताया साथियों, इसमें आपका ये वाला नहीं रहेगा गलत, से ग्रंथ अनुवाद, ये गलत रहेगा, ये आपका अनुवाद का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने थोड़ा पहले बताया, इसको गलत बताया, लेकिन आपको यहाँ सही कर लेना साथियों। से ग्रंथ देखो 3 है, अक्षर तथ्यानुवाद और छायानुवाद। ठीक है, तो यहाँ पर से ग्रंथ वाला ना ये अनुवाद का रूप नहीं है साथियों, आप थोड़ा सा इसे सही कर लीजिए। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर नवीन शिक्षण से पद्धतियां
व्याकरण से शिष्य सर्वाधिक उपयुक्त विधि मान्यते। ठीक है, ये कह रहा है कि नवीन शिक्षण पद्धतियों में व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि किसे माना जाता है। ठीक है, प्रायण विधि, सूत्र कंठस्थीकरण विधि, आगमन निगमन विधि या अर्थ बोधन विधि। तो इसमें कौन सी विधि आपकी रहेगी? तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं साथियों। इसमें यहाँ पर देखो, बिल्कुल इसका सही जवाब रहेगा साथियों आपका आगमन निगमन विधि। कौन सी है? आगमन निगमन विधि है, जो सर्वाधिक उपयुक्त है वर्तमान समय में। ये विधि व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है और आगमन निगमन का ही ये क्या है, मिश्रित रूप रहेगा साथियों। अगला सवाल है साथियों हमारा यहाँ पे, पद शिक्षण से प्रमुख अंगे अस्ति। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि पद शिक्षण का प्रमुख अंग है। पद शिक्षण का प्रमुख अंग कौन सा है? भावबोध, शब्दार्थ बोध, सरलार्थ बोध या पठन बोध। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यानी पद शिक्षण का मतलब क्या होता है? कविता शिक्षण। कविता शिक्षण में क्या होता है साथियों? भावबोध होता है। क्या होता है साथियों? भावबोध होता है। देखो यहाँ पे देखो, वाक्य देख लेते पहले। रसानुभूति होती है एक तो, ठीक है, तो इसमें रसानुभूति का शब्द नहीं है। भावानुभूति होता है, तो देखो भाव का यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, काव्य सौंदर्यानुभूति होती है, ये भी है। तो ये पद शिक्षण के क्या होते हैं? प्रमुख अंग या उद्देश्य होते हैं। तो यहाँ पे भावबोध बिल्कुल इसका सही जवाब रहेगा, पहला बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों। बाकी ये तीन है जो कि आपके पद शिक्षण के प्रमुख अंग यहाँ पर नहीं है। 38वां सवाल है साथियों, यहाँ पर थोड़ा सा ये बड़ा सवाल है साथियों, इसमें देख लेते हैं। नाटक शिक्षण से आदर्श नाट्य विद्या अनुसरण। ठीक है, कह रहा है कि नाटक शिक्षण का आदर्श नाट्य विधा का अनुसार कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हम थोड़ा सा देखिए नाटक शिक्षण के आदर्श की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अध्यापक के वाणया माध्यमेन एक प्रकार अभिनय करोती। प्रश्न अध्यापक के, यहाँ पर ये वाला देखो, यहाँ पे इसको आप पढ़िए। ठीक है, और एक ये हो गया, और कक्षा निभे ये वाला। ठीक है, तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर रहेगा साथियों, अभिनय का रहेगा। नाटक शिक्षण में मुख्य आधार किसका रहता है साथियों? अभिनय का होता है। इसका जो सही जवाब रहेगा साथियों, ये वाला रहेगा। नाटक की बात हो रही है, कक्षा याम एवं छात्र नाटक से अभिनय करते जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब आपका रहेगा साथियों। अगला सवाल है हमारा 39 नंबर सवाल है साथियों, इसमें लिखा है कठिन शब्दानाम अर्थ बोधनाय युक्ति नामे उपयोगे क्रियते। यानी कह रहा है कि कठिन शब्दों का अर्थ बोध किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। यानी कठिन शब्दों के अर्थ बोध के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? गद्य शिक्षण, पद शिक्षण, दंडान विधो या परंपरागत विधो, किसका उपयोग हमारे यहाँ पे किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए, कठिन शब्दों के अर्थ बोधन के लिए गद्य शिक्षण में युक्तियों का प्रयोग करते हैं। किसके कहते हैं? युक्तियों का। तो यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ बोध में जो युक्तियों का प्रयोग करते हैं वो आपके गद्य शिक्षण में किया जाता है। किसमें किया जाता है? गद्य शिक्षण में। ये आपका बिल्कुल सही जवाब आपका रहेगा। साथियों यहाँ पे संस्कृत की जो शिक्षण विद्या है, जैसे हिंदी जैसी विद्या ही, आपको थोड़ा सा ही यहाँ पे दिमाग लगाना है। बाल गीतमे इति पदे पाठ्य शिक्षणाय उपयुक्त विधि अस्ति। यानी ये कह रहा है बाल गीत के अंतर्गत पद में पाठ का शिक्षण कैसे उपयुक्त रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, भाषण अनुवाद विधि होगी, दंडान्वय विधि होगी, खंडान्वय विधि होगी या गीता अभिनय। तो बाल गीत की बात हो रही है, तो ये तो कहा गया गीता अभिनय विधि में रहेगा। बिल्कुल ये इसका सही जवाब रहेगा। अगला है साथियों, यहाँ पे लिखा है का क्रिया पदे शिक्षण उचितो नास्ति। यानी किसकी क्रिया में पद शिक्षण में उचित नहीं है। ठीक है, प्रस्तावना का, बोध प्रश्न का, मौन वाचना का या भाषा तत्वानाम ध्यानम का। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पद शिक्षण में किसका उचित प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम पद शिक्षण के अंदर मौन वाचन का प्रयोग हम यहाँ पे नहीं रहता, यानी मौन वाचन का उचित प्रयोग हम यहाँ पे नहीं करते हैं। तो आपका तीसरा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगले सवाल के बाद 42 नंबर सवाल है साथियों, इसमें लिखा है आगमन विधे सोपानी संति। यानी ये कह रहा है कि आगमन विधि का सोपान क्या है। यानी आगमन विधि किस तरह से, तो आगमन का मतलब होता है उदाहरण। ठीक है, तो उदाहरण से क्या करती है? नियम की ओर चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आगमन विधि में सबसे पहले अध्यापक क्या करता है? तो यहाँ पर सबसे पहले अध्यापक क्या करता है साथियों? उदाहरण देता है। क्या देता है? उदाहरण देता है। फिर छात्रों क्या करता है? निरीक्षण करता है और फिर नियम का निर्माण करता है। तो पहला उदाहरण देगा, पहले वो उदाहरण देगा, उसके बाद वो निरीक्षण करेगा, उसके बाद में नियम का निर्धारण करेगा। तो पहला जवाब बिल्कुल सही रहेगा। आगमन विधि का जो सोपान है, उदाहरण से नियम की ओर, बीच में क्या होगा साथियों? निरीक्षण रहेगा। ये इसका बिल्कुल सही क्रम रहेगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं व्याख्या में, आगमन विधि में सर्वप्रथम अध्यापक के द्वारा उदाहरण, फिर छात्रों के द्वारा निरीक्षण और फिर नियम का निर्धारण यहाँ पे किया जाता है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट है साथियों, आप इसे क्लिक कर सकते हैं दिमाग में। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर लिखा है व्याकरण अनुवादे विधे विषय असत्यम कथन। ये कह रहा है कि व्याकरण अनुवाद जो विधि है उसके विषय में कौन सा कथन है जो कि असत्य है, गलत कथन की बात करनी है। अस्य विधे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कथन गलत है? तो पहला आपका आ गया साथियों, अस्य विधे प्रवर्तक के भंडारकर महोदय। यानी इस विधि के प्रवर्तक भंडार महोदय। अत्र व्याकरणो प्रणि अनुवाद प्रोचे बलम भवती। अत्र अनुवादे प्रथमे व्याकरणम द्वितीयम। ठीक है, यह आपके महोदय अश्य समर्थन। ठीक है, तो ये गलत कथन की बात कह रहा है। तो इसमें देखो,
तो आपका ये तीसरा ऑप्शन है गलत रहेगा। ये कह रहा है कि अनुवाद में प्रथम होता है और व्याकरण में क्या होता है, द्वितीय स्थान होता है, जबकि ये गलत है। अनुवाद में क्या होता है, अनुवाद में द्वितीय होता है, लेकिन व्याकरण में क्या होगा, प्रथम रहेगा साथियों। ये तीसरा गलत रहेगा, बाकी ये तीन आपके बिल्कुल क्या रहेंगे, इससे समर्थ रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसका बिल्कुल सही। हम व्याख्या भी देख लेते साथियों। व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण है ना, वो प्रथम स्थान पर होती है। तो यहाँ पर व्याकरण क्या है साथियों, दूसरे स्थान पे। व्याकरण क्या है यहाँ पे, दूसरे स्थान पे। अनुवाद क्या है, दूसरे स्थान पे होता है, जबकि व्याकरण यहाँ पे अनुवाद क्या है साथियों, प्रथम। तो ये वाला तीसरा ऑप्शन इसमें गलत रहेगा, आपको ध्यान रखना साथियों। अगला सवाल है कवि नाम निकटतम अद्वितीय, यानी कह रहा है कि यहाँ पर कवि नाम निकटतम अद्वितीय कौन है, गद्यम है, पद्यम है, नाटकम है, या अनुवादे व्याख्याम गद्यम है। ठीक है, कविता यानी गद्य को कवियों की कसौटी माना गया है। गद्य को कवियों की क्या माना जाता है, कसौटी माना जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आपका रहेगा कि कवि नाम निष्कम वेदंती, यानी अर्थात होता है गद्य को कवियों की कसौटी माना गया है। यहाँ पे कह रहा है किसको कवियों की कसौटी माना गया है, तो यहाँ पे गद्य को कवियों की कसौटी माना गया है। साथियों आप थोड़ा सा ध्यान लगा के जरूर पढ़े इन प्रश्नों को। ठीक है, आपने पहले से वाक्य कर रखिए, तो आपको यहाँ पे साथियों आ रहे होंगे सवाल। सवाल इंपॉर्टेंट है साथियों, आप जरूर इसे देखिए वीडियो को। 45 नंबर प्रश्न है कस्मिने विधि अन्यस्ता भाषाया, ठीक है, सहायता पक्षिता, यानी कौन सी विधि है जो अन्य भाषाई में सहायता प्रदान करती है। ऐसी कौन सी विधि जो अन्य भाषाओं में भी क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। भंडार के विदो, प्रत्यक्ष विदो, पाठ्यपुस्तक के विदो, या समन्वय विधि। ऐसी कौन सी विधि है जो कि अन्य भाषाओं में भी क्या प्रयोग करती है, तो यह होती है प्रत्यक्ष विधि। कौन सी रहेगी साथियों, प्रत्यक्ष विधि आपका बिल्कुल सही जवाब इसमें रहेगा। यहाँ पर इसकी वाक्य देख लेते हैं। वाक्य साथियों, प्रत्यक्ष विधि भाषा से भाषा में चलती है और इसमें अन्य भाषा की भी क्या होती है, आवश्यकता नहीं होती है। प्रवर्तक कौन है इसके, वकील है। कौन है साथियों, इसमें वकील है। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पे लिखा है कारक शिक्षण से सिद्धांत अस्ति, यानी कारक शिक्षण का सिद्धांत है, यानी कौन सा शिक्षण का सिद्धांत है। कर्म सिद्धानम, अनुकरण सिद्धानम, बहुमुखी सिद्धानम, या स्वाभाविक सिद्धानम। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि शिक्षण का सिद्धांत है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कौन सा शिक्षण का सिद्धांत है, तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही रहेगा साथियों, ये पहला ऑप्शन है कर्म सिद्धांत। वाक्य है इसे अनुपात का सिद्धांत भी कहते हैं। तो यहाँ पे शिक्षण का सिद्धांत कौन है, कर्म का सिद्धांत। ये पहला ऑप्शन है आपका, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 47वां सवाल है साथियों, यहाँ पे लिखा है कस्मिने विदो प्रश्ना व्याकरण धारिता भवंती, यानी किस विधि को प्रश्न में व्याकरण की धारिता, व्याकरण को धारण करने की होती है। ठीक है, यानी दंडान्वय विधि, खंडान्वय विधि, भाषानुवाद विधि, दंडान्वय विधि, या व्यास विधि, यानी कौन सी विधि है जो कि व्याकरण को क्या करती है, व्याकरण पर आधारित रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों दंडान्वय विधि। कौन सी विधि, दंडान्वय विधि। वाक्य देख लेते हैं। दंडान्वय पद शिक्षण की विधि है और ये विधि व्याकरण पर आधारित होती है। किस पे होती है, व्याकरण पर। और इसमें जो दंड शब्द है ना, वो किसका प्रतीक होता है, वाक्य का प्रतीक होता है। इसमें जो दंड शब्द होता है साथियों, किसका होता है, वाक्य का प्रतीक यहाँ पे माना जाता है। 48वां सवाल है साथियों, इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कस्मिने विदो सामाजिक अनुशासन स्वीकृतम, यानी किस विधि में सामाजिक अनुशासन का स्वीकृत किया जाता है, यानी उसे अपनाया जाता है। भंडार के विदो, प्रयोजन विदो, प्रत्यक्ष विदो, पाठ्य पुस्तक विदो। ठीक है, तो यहाँ पर किस विधि को समाज के अनुशासन में अपनाया जाता है, तो ये आपकी रहेगी साथियों प्रयोजन विधि। आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा प्रयोजन विधि। वाक्य देख लेते हैं। प्रयोजन विधि में सामाजिक अनुशासन को स्वीकार किया गया है, ये बिल्कुल आपका सही जवाब रहेगा। 49 नंबर सवाल है साथियों, यहाँ पर लिखा है आगमन विधि भवती। आगमन विधि क्या करती है, ठीक है, अनुवादम, वाक्या, प्रथम उदाहरणम तनो नियमीकरण, प्रथम नियमीकरण तनुपात उदाहरणम। ठीक है, तो आगमन का मतलब होता है आ यानी उदाहरण, तो ये उदाहरण से नियम की ओर चलती है। तो तीसरा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। जबकि नियम से उदाहरण की तरफ चलती है, वो आपकी कौन सी होती है, निगमन विधि होती है। कौन सी विधि होती है साथियों, निगमन। तो आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ठीक है साथियों, ये यहाँ पर संस्कृत शिक्षण वीडियो के महत्वपूर्ण सवाल थे साथियों। यहाँ पर आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं साथियों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए साथियों। यहाँ पर जो संस्कृत शिक्षण विद्या है आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहती है। भले आपने भाषा फर्स्ट लेयर की है या आपने भाषा सेकंड लेयर की है, दोनों के लिए शिक्षण विद्या अति इंपॉर्टेंट रहती है साथियों। वीडियो आपको जरूर देखना है, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।